हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है हमने सैटरडे से लेके संडे तक का जो लाइव मॉक टेस्ट 2 कराया, बहुत ही गंदा रिजल्ट रहा। बोलोगे इतने सर कैसे बोल रहे हो? दो या तीन बच्चे हैं जो 40 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, बाकी सब 35 के आसपास, उससे भी कम लुढ़क जा रहे हैं। बहुत इजी लेवल के टेस्ट में ये हाल है। अब यूट्यूब पे आके देखो, डायलॉग मारते ना, ऐसा तो इजी क्वेश्चन है। जब लाइव टेस्ट ले रहा हूँ मैं आपसे, ऐप के ऊपर फ्री में आपसे ले रहा हूँ, तो फिर नानी याद आ जा रही है। मैं दिखाता हूँ स्कोर कार्ड क्या रहा, देख लो। ये दो बच्चा है जिसका 40 प्लस स्कोर हुआ, बाकी सब देख लो 38, 36, 35, गजब लेवल के नंबर गिर रहे हैं इधर। इस नंबर से आप सोच रहे हो कि हम सिलेक्शन लेंगे? भाई गंदा स्कोर है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर जिसका 43, 44 नहीं आ रहा है ना, तो समझो आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब चल रही है। अभी जान लगाने की जरूरत है। बहुत ईजीएस्ट लेवल की चीजें थी। ये टेस्ट आपको हर सैटरडे को मैं लेता हूँ 11 बजे A to Z स्टडी ऐप के ऊपर फ्री में, लाइव वाले सेक्शन में। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हर सैटरडे को ज्वाइन करना है। सैटरडे 11 बजे से लेके संडे की 11 बजे तक लाइव रहता है। आपको A to Z स्टडी आप ओपन करोगे ना लॉगिन करके, तो ऊपर में 3 डॉट रहेगा, उस पर जाओगे, आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, और इसके अंदर टेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे तो आपको वहां पे लाइव टेस्ट के फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। सिर्फ संडे के 11 बजे के बाद इसको कोई अटेंड नहीं कर पाया। जो बच्चा पहले से इसको अटेम्प्ट कर पाया है वो बस सॉल्यूशन बार बार इसका या फिर क्वेश्चन को देख पाएगा। इसलिए रेडी रहो, मिस मत करो। हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह में 2 लाइव टेस्ट करा लें, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले बताई कि मैंने आपके लिए 17,500 रुपये दिए हैं अपने लोगों को कि फ्री में ना 100 मॉक टेस्ट तैयार करो। इंग्लिश के लिए 50 मॉक टेस्ट तैयार करो, रगा के लिए, जिसको मैं फ्री में अवेलेबल कराऊँ बच्चे लोग को। आपको मैंने इंग्लिश वाले मॉक टेस्ट में सब डेटा दिखाया था किस तरीके से मैं दे रहा हूँ। तो मैं आपके लिए जब इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बदले में आप सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाओ। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप सपोर्ट दिखाओ, लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करो, वो चीज़ें अलग है। वीडियो देखो मेरी, जिससे कि मेरी अर्निंग बनेगी, तो मैं आपके लिए सपोर्ट करूंगा। मैं घर से पैसे लगा के तो इतना किसी को 10,000, 20,000 नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी चलो, लाइव टेस्ट के बारे में मैंने बता दी, और लाइव टेस्ट 3 इस बार ऐड होगी, बट वो स्टार्ट होगी सैटरडे को ही। तो अभी लॉक शो कर रहा होगा, अगर कोई देख रहा होगा बच्चा तो ठीक है। बाकी हमारी बैचेस के अंदर जाते हो तो आपको ये मॉक टेस्ट की अलग से पेड मॉक टेस्ट भी है, जिसके अंदर हम लोग 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे 123 रुपए में। ये पेड वाली है, बाकी फ्री वाली तो मैंने सप्ताह में 1 दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट दूं आपको, ठीक है। बाकी अगर किसी को वाई ग्रुप की बेसिक से तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल भी हमारे स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को ज्वाइन करो। इसकी प्राइस 623 रुपीज नहीं 633 रुपीज है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जब आपको फ्री की चीजें 17,500 रुपये लगा के, 20,000 रुपये लगा के आपके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ पढ़ाने के लिए यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कराने के लिए 17,500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सोचो जब मेरे पेड बैचेस में आओगे तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। ये चीजों से आप अनुमान लगा लो, ठीक है। बाकी गाइस, इसके अंदर जब ज्वाइन करोगे तो आपको अलग से मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस वॉरियर 2.0 वाले बैच के अंदर ना आपको चीजें सब कुछ मिल जाएंगी, लाइक मॉक टेस्ट, पेड पीडीएफ, लेक्चर्स रागा एंड इंग्लिश के। बाकी चीजों को मैं ज्यादा छीलूंगा नहीं, आप ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है। हम लोग चलते हैं अभी मॉक टेस्ट की तरफ। तो पैसेज बनाने का एक बढ़िया उपाय मैं बताता हूँ। पैसेज बनाने के लिए सबसे पहले पैसेज पढ़ना ही हर बार जरूरी नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश फराटेदार है तो पैसेज पढ़ लो, अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द स्टूडेंट। अब एजुकेशन का पर्पस क्या है, स्टूडेंट को क्या करना है? एन एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड, सभी फील्ड में एक्सपर्ट करना, या फिर एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, ओनली कैपेबल ऑफ अर्निंग, या फिर कॉन्फिडेंट ओनली। तो मतलब ये चीजें क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शंस पढ़ लिए हमने। अब चलते हैं पैसेज की तरफ। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द स्टूडेंट एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। तो इससे समझ में आया ना कि उसका पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट करना उसके सब्जेक्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, ठीक है, ना कि ऑल द फील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक का, बी। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन अ मैन बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। देखो क्या कह रहा है ना कि पैसेज के अनुसार क्या मैन जो है, कैन अ मैन बिकम एन एक्सपर्ट इन नॉलेज, मतलब कोई भी इंसान क्या सभी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है? तो हमको क्या पता, हमने तो पैसेज पढ़ा नहीं। चलो आगे रीडिंग दो। दिस मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड mere muddling थ्रू लेसन एंड लेक्चर्स एंड बुक्स एंड पासिंग एग्जामिनेशन आर relegated to secondary importance as means to the end, which is excellence in the field chosen. But there are so many field and no man can become an expert in all the field. देखो मेरे को पैसेज का कुछ मतलब नहीं पता है, ठीक है। पैसेज क्या कहना चाहता है, मैं आपकी जगह रख के देख रहा हूँ अपने को। मैंने पढ़ दिया पैसेज, बस मेरे को यहाँ मिला ना क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था कि इंसान क्या सब में एक्सपर्ट हो सकता है, और यहाँ पे मिला नो मैन कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स, मतलब कोई भी इंसान सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे सिंपली नो आंसर कर दो, है ना।
इस तरीके से पैसेज बनाओगे जल्दी बनेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट वर्क। अब राइटर के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट वर्क है? समवन एल्स टास्क, समवंस ऑन टास्क, नोबडीज वर्क, एवरीवन्स वर्क। ठीक है, मतलब वर्क कह रहा है ना कि टास्क है। तो कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। इट इज क्लियर डेट वंस ऑन वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ते पढ़ते मिल गया, वंस ऑन वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। दिख गया आपको? आई कह रहा है द मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज प्रोवाइडेड। अब द मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या फिर एडल्ट एजुकेशन। कह रहा है दिस हैज बी रियलाइज्ड एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर था। तो देखो, पैसेज का लेवल थोड़ा हमने स्टार्टिंग में इजी रखा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्ट करेंगे, थोड़ी सी आदत हो जाए। आदत होने के बाद अब एक चीज़ है ना, मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन देख रहे हो, कोई भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हो और आप पूरा इंग्लिश कंप्लीट किए सबमिट करने की कोशिश करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। आपको पूरा वेट करना पड़ेगा, इंग्लिश का टाइमर जब तक खत्म नहीं हो जाता है। रियल एग्जाम की तरह बनाया हमने, पूरे 20 मिनट के बाद ही रगा स्टार्ट होगा। एग्जाम में भी वैसे ही होता है, आप इंग्लिश से रगा और रगा से इंग्लिश नहीं कर पाओगे। तो बीच में सबमिट करने की कोशिश मत करना, इंग्लिश जब तक खत्म ना हो जाए, टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है दिस हार्डली ऑन फ्रीडम शुड नॉट बी लॉस्ट सोन। देखो, हार्डली क्या है? हार्डली का मतलब होता है ना कि मुश्किल से, ना के बराबर। तो यहाँ पे ना फ्रीडम के बारे में बात किया गया ना, जो मुझे मुश्किल से फ्रीडम मिला है, शुड नॉट बी लॉस्ट सुन। मतलब जो हमको मुश्किल से जो आज़ादी मिली है, कहना ये चाहता ना, जो हमने इतना मशक्कत करके आज़ादी लिया है उसको इतना जल्दी हम लोग खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो वही सीन है यहाँ पे, हार्डली का यूज ना होके यहाँ पे हार्ड होगा। हार्ड वोन फ्रीडम का मतलब होता है ना काफी कठिन परिश्रम से, और हार्डली और हार्ड में यही फर्क है। हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम, और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर मुश्किल से कोई काम का होना। तो फ्रीडम तो मिली है भाई उसको, ना के बराबर थोड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए में एरर है। ओके, आगे देखो, आई ट्राई टू मीट द पर्सन होम यू सेड वाज लुकिंग फॉर मी। अब इसके अंदर एरर कहाँ पे है? देखो, मैंने ट्राइड किया, कोशिश किया उस पर्सन से मिलने का, यू सेड जिसके बारे में मैंने बताया था। अब होम सही है क्या? होम यू सेड वाज लुकिंग फॉर मी। तो यहाँ पे वाज का यूज किसके लिए किया गया है? बोलोगे सर होम के लिए, तो होम के साथ वाज का यूज नहीं होता है, हु के साथ होता है। बात समझ में आ गया ना? तो वाज को देख के समझ में आ गया, हु यू सेड वाज लुकिंग फॉर मी, जो मतलब जो तुमने बताया था कि, मतलब तुमने जो इसके बारे में बताया था कि जो मेरे लिए, जो मुझे ढूंढ रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? होम की जगह पे हु का यूज, और प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं। कह रहा है ही ट्रेवल ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। उसने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया जब वो 80 साल का था। तो पूरा जब वर्ल्ड ट्रैवल किया ना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं, पूरी दुनिया घूम लेना, है ना? कह रहे डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश स्ट्रेसिंग ऑन बुद्धास टीचिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। ठीक है, वो देखो एक फिक्स प्रीपोजिशन है, कंक्लूडेड हिज स्पीच के साथ ना, मतलब अपनी स्पीच को खत्म करना का अर्थ में जब होता है, जब स्पीच अपना खत्म करते हैं ना, या फिर स्पीच जब दे रहे हैं तो और खत्म कर रहे हैं, तो कंक्लूडेड हिज स्पीच बाई होता है वहां पे। ठीक है, चलो, कंक्लूडेड बाई स्ट्रेसिंग। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन आप याद रखोगे। कह रहा है इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। मतलब ये देखो PQRS का सेंटेंस है, यहाँ से स्टार्ट है। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। मतलब ये अक्सर कहा जाता है ना कि जो बिजली गरजती है, जो बिजली चमकती है, वो एक ही जगह पे दो बार नहीं गिरती है। जैसे बिजली गिरती है ना कभी कभार, बादल गरजता है, तो कह रहा है कि एक ही जगह पे दो बार नहीं गिरता। फर्स्ट लाइन दे दिया गया है, आगे का PQRS आपको ढूंढना है कि पहले कौन होगा। तो P में है गो आस्क द फॉरेस्ट स्ट्रेंजर्स but this is not true. They will let you that every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout station. Rangers spend their summers as firefighters. इसमें से किसको यूज करे और किस तरीके से करे ये समझना जरूरी है। तो पहले जब सेंटेंस आपने पढ़ा पहले, तो क्या समझ में आया कि ऐसा कहा जाता है ना कि ये चीजें हैं, एक बार मतलब एक बार जहां बारिश क्या कहते हैं बिजली गिर गई वहां दोबारा नहीं गिरेगी। तो अब आगे कहना चाहेंगे ना, बट इट इज नॉट, दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। अब कोई बात कहा और किसी चीज को जब गलत ठहरा रहे तो उसी बात को गलत ठहरा रहे, जो अक्सर कहा जाता है। तो समझ में आ गया, ये कह रहा है बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है क्यू से देखो, एक तो ए में स्टार्ट है, क्यू के बाद एक डी में स्टार्ट है, तो क्यू के बाद एस होगा कि पी होगा?
अगर हम यहाँ पे एस करके देखते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू, रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स। अब देखो यहाँ पे ना हम अगर डायरेक्टली ये रख दें कि रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स, कि रेंजर्स जो है अपना स्पेंड करते हैं टाइम को, और रेंजर्स के बारे में हमने पहले कुछ जिक्र नहीं किया, तो फिर गलत हो जाएगा। और इस सेंटेंस में पहले से क्या रखा, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, मतलब जाओ फॉरेस्ट रेंजर से पूछ लो क्या कि ये जो है गलत है। तो पहले से द फॉरेस्ट रेंजर की आप जिक्र करो, उसके बाद कुछ बताओ। अगर मान लेते हैं मैं कहीं जा रहा हूँ और आपका मैंने परिचय नहीं किया, ठीक है, कि हमारे पड़ोस में एक रहता है राजू नाम का या फिर मोहन नाम का लड़का, और डायरेक्टली मैं कह दूँ ना कि ये तो मुझे मोहन ने दिया है, आप सामने वाला समझेगा कौन है मोहन भाई, कुछ मोहन के बारे में बता तो बताओगे ना इस तरीके से, मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है मोहन और उसने मुझे ये दिया है, तब सेंटेंस पूरा होगा। तो वही चीज़ है, बट दिस इज नॉट ट्रू, मतलब ये सही नहीं है, तुम जाके पूछ लो फॉरेस्ट रेंजर से। आप समझ में आ गया, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पी हो जाएगा। आप पूछो रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर्स, मतलब रेंजर जो है ना अपने समर को फायर फाइटर्स के तौर पे वो टाइम स्पेंड करते हैं। दे विल लेट, अब तो ऑब्वियसली दे का यूज कब करोगे, जिसके बारे में पहले से जिक्र हो, तो अब ये रेंजर्स के बारे में यूज कर रहा है तो लास्ट में यार हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आया, क्यूपी एसआर आया। ठीक है, हिंदी करके मैंने बता दिया आपको, अब थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ समझ में आएगा। सिनोनिम पूछ रहे हैं एम्बिगस का। एम्बिगस का मतलब होता है ना जो चीज क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, और अस्पष्ट का मतलब होता है वैग, वैग का मतलब हो जाता है अस्पष्ट। ठीक है, सबका आंसर आपके सामने अब दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द बेस्ट एंटोनिम ऑफ एग्जेगरेटेड। एग्जेगरेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बात। ठीक है, आप कोई चीज है बढ़ी चढ़ी, और कोई चीज है ना आप कम में आ करें उसको, कहते हैं ना कि भाई मेरे को तुम अंडरस्टिमेट मत करो, मतलब कम में मत आको। एक चीज बढ़ा मतलब जो है ना तुम बहुत बढ़ चढ़ के बात करो, सामने वाले को अंडरस्टिमेट मत किया करो इतना बढ़ चढ़ के बात करने के चक्कर में। तो एग्जेगरेटेड का मतलब हो जाएगा, एग्जरेटेड का मतलब हो जाएगा अंडरस्टिमेटेड। ठीक है, मतलब किसी को कम में मत आका करो अगर खुद की बड़प्पन दिखानी है तो। चलो आगे चलते हैं। कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच है, मतलब नरेशन है। क्वेश्चन है दीपक सेड टू मोना यू आर पंक्चुअल। दीपक ने मोना से कहा कि तुम पंक्चुअल हो, तो ये दीपक टोल्ड मोना हो जाएगा, क्लियर। अब यू का मोना के लिए क्या बनेगा, सी बनेगा। आर जब का पास्ट क्या बनता है, वाज बनता है, तो सी वाज पंक्चुअल कर दो, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, दीपक टोल्ड मोना डैट सी वाज पंक्चुअल, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे कह रहा है एक्टिव पैसिव, देखो यहाँ पे कह रहा है ही वुड हैव रिटन दिस एसे इन टाइम। ठीक है, अब वुड हैव है ना, तो वुड हैव बीन बन जाता है पैसिव में, क्लियर है। और देखो दिस एसे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो दिस एसे वुड हैव बीन रिटन हो जाएगा। पैसिव में यही पढ़ा होगा आपने पेड बैचेस में, अगर इंग्लिश में पढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा पेड बैच अगर लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके पूछ लो कैसे लेना, या फिर एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा 8727904778 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो। ठीक है, तो ये चीज करना, दिस ऐसे वुड हैव बीन, तो वुड हैव बीन इसमें बी के अंदर है, तो बी सही आंसर है। ओके, अब इसका कह रहा है ईडीएम है ना, एट क्लोज क्वार्टर। क्लोज क्वार्टर का मतलब क्या होता है, काफी करीब होना। तो करीब होने के अर्थ में क्या है, फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब काफी करीब होना, ओके ना। फिर कह रहा है कि वन वर्ड है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, मतलब एंशियंट सोसाइटीज का स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, आर्कियोलॉजी। ओके ना, करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा, ये तो आपको रखना पड़ेगा। ओके, एडवर्ब ऑफ सेंसिबल। सेंसिबल का एडवर्ब क्या होता है, तो जनरली एडवर्ब में एलवाई लग के आता है, तो सेंसिबली जो है इसका करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है फोस्टरिंग का सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। अब फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है, देखो फोस्टरिंग का मतलब होता है ना किसी को गोद लेके पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। ठीक है, पालन पोषण करना, तो नर्सरिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। माइटी का आपका एंटोनिम पूछ रहा है, गॉड इज ऑल माइटी, कहते हैं ना गॉड इज माइटी, मतलब पावरफुल होना। पावरफुल होना मतलब शक्तिशाली होना, तो शक्तिशाली का उल्टा क्या होगा, कमजोर, तो वीक हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। फिर कह रहे हैं ना आपको बताओ यहाँ पे इसमें एरर कहाँ पे है, आई हैव गॉट माई एमएससी डिग्री इन 1988। अब देखो 1988 में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो मेरे को एमएससी का डिग्री कहाँ मिलेगा, और मैंने एमएससी में एडमिशन भी नहीं कराया, ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दिया। वैसे क्यों कराया वो सब छोड़ो, लेकिन इस इंसान ने कहा कि मैंने 1988 में ग्रेजुएशन अपना पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम एमएससी कह रहे हैं, इसका डिग्री हमने ले लिया।
तो भैया 1988 जो बहुत पास्ट की बात है ना, तो पास्ट के बारे में बात करते तो हैव का यूज नहीं करते हम लोग। ये पास्ट, पास्ट में जब बात करें हम लोग तो वहां पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज करोगे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो आई हैव नहीं होगा, आई गॉट माई, मतलब मैंने 1988 में ही ले लिया। ठीक है, तो आई हैव ना होके डायरेक्टली आई गॉट हो जाएगा। ये एरर है। अब देखो 20 नंबर कह रहा है सी डिसाइडेड टू डैश एज द कंपटीशन वाज क्वाइट स्टिफ, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा देखकर वो क्या करेगी, उसने डिसाइड किया कि मैं पीछे हट जाऊं। तो कंपटीशन डिसाइड देख बहुत ज्यादा देख के उसने क्या कर लिया, स्टैंड आउट कर लिया। स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, क्विट, क्विट कर देना। ठीक है, क्विट कर देना, या फिर स्टैंड डाउन का भी मतलब वही होता है। स्टैंड आउट और स्टैंड डाउन का मतलब, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में गलती कर दिया, स्टैंड वाला ऑप्शन देखा नहीं, पट से बोल दिया, मुंह से निकल गया। ये स्टैंड आउट नहीं होगा, स्टैंड डाउन ही होगा। ठीक है, स्टैंड आउट का मतलब होता है ना कि पीछे हट जाना, और स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है जल्दीबाजी में। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी क्या हुआ, स्टैंड डाउन का मतलब हो गया पीछे हट जाना। मतलब उसने डिसाइड किया कि अब कंपटीशन की तैयारी हमसे नहीं हो पाएगी, हम पीछे हट जाते हैं। और स्टैंड आउट, फिर मैं बोल रहा हूँ डाउन बोलने वाला था उसको, स्टैंड आउट का मतलब होता है थोड़ा सा अलग दिखना हो। तो अब गई समझ में आ गई। चलो अब रागा की तरफ चलते हैं। गाइज इंग्लिश की तरफ बढ़ने से पहले, इंग्लिश खत्म करके रागा की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर किसी बच्चा को अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऐप के ऊपर वो एक्सो या वाईओ सिर्फ इंग्लिश की भी बैचेज है हमारे पास 267 में, जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पैसेज, पिक्यूआरएस वगैरह वोकैबलरी सब कुछ की प्रिपरेशन हो जाएगी। आप एक बार इंग्लिश की बैच में पढ़ के देखो। ठीक है, हम आगे चलते हैं रागा की तरफ। ताइवान की राजधानी कहाँ है बोलोगे, हमको क्या पता, ताइपे है भाई। ठीक है, जीके को जल्दी जल्दी ले चलते हैं। काठी कहाँ का लोक नृत्य है, काठी एक वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है। 7 पहाड़ियों का नगर, सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से जानता है, रोम को जाना जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है भारत में हाल ही में आईएनएस सुमेधा की भागीदारी के साथ किस देश के साथ मैरिन टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, मतलब एमपीएक्स एक्सरसाइज किस देश के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। ये चीज याद देखोगे, जिसमें आईएनएस सुमेधा नाम की जो है शिप का यूज किया गया। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, स्टालिन भैया है, एम के स्टालिन करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखो, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। फिर कह रहा है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, तो 25 ईयर्स होना चाहिए, और राज्यसभा का कहे तो 30 ईयर्स होना चाहिए। ये लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस। हाँ, अगर आपके माइंड में चल रहा होगा, लोकसभा को अपर हाउस तो नहीं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस, निम्न निम्न सदन, और राज्यसभा को अपर हाउस का मतलब उच्च सदन। राज्यसभा की जो है मैं क्या बोल रहा था, उम्मीदवार होने के लिए 30 ईयर्स और लोकसभा के लिए 25। ठीक है, फिर कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं, ठीक है, और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तब बताओ मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। देखो पहली बात तो मैं समझा देता हूँ, इतनी से मैं बताता हूँ। मान लेते टोटल 100 लोग हैं हमारे पास, मान लेते बिकॉज यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, 100 में 40% महिला है, तो फीमेल और मेल कर लेते, 40 महिला हो जाएंगी और 60 मेल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब 40 के 40% ने वोट दिया, मतलब 40 का 40% कितना हो गया, 16 महिलाओं ने वोट दिया, और 60 का 60% मेल ने दिया, मतलब 36 मेन ने दिया। तो टोटल कितना वोट मिला मेरे को 52 वोट मिला। तो 100 में 52 वोट मिला, तो 100 का 52 कितना होता है, 52% ही होता है। सिंपल सा एक लॉजिक था, इसके अंदर तो कुछ छेड़ना ही नहीं था। इजीली देखो कितना कम स्पेस में और जल्दी बन गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि मासिक व्यय अगर 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखो अगर वो सेविंग कर रहा है 20%, तो उसकी एक्सपेंस कितनी होगी, खर्च कितना करेगा 80%, तो उसका मासिक व्यय कितना है 60,000। तो मान लो इनकम एक्स है और इनकम का 80% खर्च करता है, जिसकी वैल्यू 6,000 रुपए है। तो ये जीरो कटेगा, जीरो से 4 के टेबल से 2 बार में कट गया, और ये 4 के टेबल से 25 बार में कट गया, ये 2 के टेबल से 300 बार में कट गया। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 300। ठीक है, तो ये हो गया 75, 5 7500 रुपए उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। लेकिन पूछ रहा है उसकी मासिक बचत बताओ, सेविंग बताओ, तो उसका 20% निकाल लो। 7500 का 20% निकाल लो आप, सिंपल सा लॉजिक है। कितना हो जाएगा, 0 0 कटा दोगे तो 15,000 रुपये आ जाना चाहिए, 1500 रुपये आ जाना चाहिए। इसकी क्या है, मंथली सेविंग्स है।
ठीक है, करेक्ट आंसर यही है। तो इजीली हमने क्या किया, पहले देखो सेविंग्स 20% तो खर्च कितना 80%। अब 80% की वैल्यू दे रखी है 6000, मान लो इनकम एक्स है तो एक्स का 80% जो 80% जो है 6000 है, ठीक है। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो उसकी टोटल इनकम एक्स की वैल्यू आ गई 7500, 7500 रुपए इनकम है, और पूरे इनकम का 20% बचाता है, तो इनकम का 20% निकाल दो, 1500 रुपए निकल जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। कह रहे हैं ना कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का रिपीटेशन है। क्वेश्चन देखो वैसे आप क्या कह रहे हैं, इनके पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो 3 का टेबल होता है 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, और ये 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 30। ये 3 के मल्टीपल्स हैं। कह रहे प्रथम 5 विषम, तो 6 तो ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो 6 को हटा लो। 12 भी एक इवन नंबर है, हटा लो। 16 भी एक इवन नंबर है, हटा लो। 24 भी एक इवन नंबर है और 30 भी इवन नंबर है। तो 5 कौन कौन से बचे, ध्यान से देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ 3, 9, 15 और क्या है 21 और 27। इन सबको जोड़ो, बिकॉज इनका एवरेज क्या रहा है, इन सबको जोड़ के टोटल 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड मार दो। बात समझ में आ गया। 9 और 21 कितना हो जाएगा 30, 27 और 3 कितना होगा 30, 30 30 60 और 20 80 और 1 81। ठीक है, 81 आपका आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मैं सही जोड़ रहा हूँ तो। और एक चीज़ हमने यहाँ पे 18 लिखा था, मैंने लिखा सही से नहीं था, यहाँ पे 18 था, 3 6 18, तो ये 18 कट्टा था ये। ठीक है, 18 भी वैसे तो एक सम संख्या है, और इनको जोड़ के देखते हैं कितना आता है वैसे। ठीक है, फिर से इसको एक बार कर लें, मैं भूल गया क्या मैंने बोला। 21 और 9 जोड़ेंगे 30, 27 3 जोड़ेंगे 30, 30 30 60 और 15 जोड़ना है ना, कुल मिला के हो जाएगा 75 बटा में 12। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड मारो तो आपका 25 से 15 से कट जाएगा, 15 12 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, तो इजीली क्या किया हमने, 3 का जो ऐसे 3 का टेबल 10 तक लिखा, जो सम संख्या थे उनको कटा दिया, जो विषम संख्या मिले उनको बाहर निकाल के जोड़ के 5 से डिवाइड मार दिया। 5 से क्यों डिवाइड मारा, क्योंकि सब मिलके 5 लोग थे। अगर मैथ का बेसिक आपका क्लियर होगा तो ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे देखो, किसी फैक्ट्री में कामगारों, देखो किसी फैक्ट्री कामगारों का कुल साप्ताहिक परिश्रमिक जो है ना 1534 है, मतलब जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ओके, उसमें से जो साप्ताहिक जो परिश्रमिक है उनको पैसा मिल रहा है 1534 रुपए। एक कामगार का औसत साप्ताहिक परिश्रमिक जो है ना 118 है। तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या बताओ, मतलब एक काम करने वाला का एवरेज है ना 118 रुपया 7 दिन का, तो 7 दिन का कितना पैसा हो जाएगा, एक बार बताओ मेरे को, पूरे 7 दिन का कितना रुपया हो जाएगा, ये चीज आप निकालो। तो 7 को 118 से मल्टीप्लाई कर लो आप, लेकिन उतना करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल सिंपल सवाल दे रखा है। देखो दोनों साप्ताहिक ही दे रखा है, काम करने वाला का साप्ताहिक अगर रुपए के बारे में बात करोगे ना तो 1534 मिल रहा है, ठीक है, और एक का एवरेज दे रखा है 118, मार दो डिवाइड, सिंपली आंसर आ जाएगा 13। कुछ नहीं, एक इंसान का दे ही रखा है और कुल का दे रखा है, तो आप उससे डिवाइड मार दो, टोटल कितने वो हैं, लेबर कितने काम कर रहे हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या है ये, फिर अगला क्वेश्चन है 13, इसका सही आंसर हो गया। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर काम करता है और वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तब यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, ए जो है ना बी की तुलना में दुगना बढ़िया काम करता है, ठीक है, तो 2:1 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो दोनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3, 3 एफिशिएंसी के साथ 14 दिन में काम करेंगे। तो ए अकेला, तो ए का एफिशिएंसी 2 है तो वो x डेज में काम को करेगा, 2 7 14, x बराबर कितना हो गया 21 दिन में एक काम को कंप्लीट कर लेगा। बात समझ में आ गया, टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा था पूरा का पूरा ये चीज। ओके, आगे देखो, कह रहा है 10 मीटर ऊंची इमारत से एक टावर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, उसके सतह का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए टावर की ऊंचाई कितनी है। देखो 2 बिल्डिंग्स है यहाँ पे, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। अगर हम कह रहे हैं ना कि 10 मीटर ऊंची इमारत है, तो ये बिल्डिंग की मान लो हाइट है 10 मीटर, और इसके टॉप से अगर टावर पे देखेंगे ना तो यहाँ का जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है, कह रहे हैं ऊंची टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है,
और फिर कह रहे हैं ना कि और उसके सतह का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम नीचे देखते हैं तो सतह पे बनता है 45 डिग्री। बस सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरा इसको मिटा के मान लो एक इधर टावर है, ये 10 हो गया, 10 मीटर। इसका टॉप से इसके टॉप पे देखेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके टॉप से अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ 45 डिग्री का बनेगा। तो ऑब्वियसली इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट हो जाएगा 10 मीटर, और ऊपर का जो बचा यहाँ पे ये मान लेते हैं h हो जाएगा। तो पूरा इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 10 प्लस में h, ठीक है। बट वो सब छोड़ो, पहले तो अभी हम ना यहाँ पे देखते हैं ना कि अगर इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये समझ में आ जाए तो पूरा का पूरा ये सवाल हमसे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये फोटो मैंने आपको दिखाया समझाने के लिए, बट क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़े तो फोटो थोड़ा सा उल्टा बन गया था, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को उस टाइम दिखा नहीं और फोटो मैंने उधर बना दिया, ठीक है। देखो अभी हम लोग फोटो थोड़ा ढंग से बनाते हैं। अब ये सवाल अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते ना, 10 मीटर ऊंची इमारत, क्योंकि क्वेश्चन सामने होने चाहिए, अगर फोटो गलत बनेगा तो सवाल गलत बन जाएगा। ये इमारत मान लो 10 मीटर ऊंचा है और उसका एक टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। मान लो एक बड़ा है और इस टावर, इस क्या कहते हैं, इमारत, बिल्डिंग पे से अगर हम खड़ा होके टावर पे अगर हम देखते हैं, भाग गया, ठीक है, अगर यहाँ हम देखते हैं, ठीक है, तब की बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ना, ध्यान सुना, और उसके सतह का, तो मैंने उस टाइम उल्टा बना दिया ना, इस बिल्डिंग के सतह का बना दिया था, जबकि कह रहा है उसके सतह का, मतलब इमारत से टावर का ना, तो टावर के सतह का। जबकि इसके एक बार बिल्डिंग पे चढ़ के हम इस टावर के ऊपर देखते हैं और इस बार नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है इस टावर का पूरा हाइट बताओ। तो ये जो पैरेलल में है तो ये तो 10 ही मीटर होगा, बट ऊपर का हिस्सा को h मान लो और पूरा 10 प्लस में h मान लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बेस को निकालना जरूरत है। तो जो नीचे बेस होगा वही ऊपर भी बेस होगा। तो हम लोग ये a मानते हैं, ये b मानते हैं और ये c मानते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABC में देखते हैं, tan AB बटा में BC की वैल्यू निकालना है। 45 डिग्री है ना एंगल यहाँ पे, तो tan यहाँ पे 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी और AB की वैल्यू 10 मीटर है और BC का मतलब पता नहीं है, BC बराबर 20 रहने दो, तो BC बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो इस BC की वैल्यू हो गई 10 मीटर। जब BC नीचे हो गया तो ये मान लो AD हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर, और ये E मान लो। तो अब ट्रायंगल AE, ध्यान सुनना, ट्रायंगल AE और D के अंदर निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। इस H की वैल्यू निकालनी है। तो देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि लंब बटा आधार तो tan में ही होता है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। क्या हो जाएगा, h/10 हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h/10 बराबर h की वैल्यू हो गई 10 √3, और हाइट कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू होता है 1.73 होता है, 732 ऐसे करके होता है, ठीक है ना। तो 732 होता है। तो हाइट हो गई अपनी, कितना हो जाएगा 17.32। अब देखो ये पूरा टावर का हो जाएगा EC, ये ऊपर से लेके नीचे तक की वैल्यू हो गई EC, जिसकी वैल्यू है h प्लस में 10। तो 10 और h की वैल्यू है 17.32, अगर जोड़ोगे तो 27.32 आ जाएगा। √3 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए थी, करेक्ट आंसर इसका A ही हो जाएगा, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोटो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फोटो के हाइट एंड डिस्टेंस समझ पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। आगे कह रहा है sin 30 और cosec 45 की वैल्यू बता दो आप। सिंपली क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cosec 45 की वैल्यू होती है √2। इनको आप लोगे एलसीएम तो हो जाएगा 1 - 2 √2/2, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। बहुत सिंपल सा था, वैल्यू याद रखना चाहिए। कह रहे हैं ना किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ये चीज़ बता मेरे को पहले। तो आप में से बहुत लोग का नहीं पता होगा विकर्ण की लंबाई ही क्या होती है। क्या हो जाता है A√3, ठीक है, इसको आपको याद रखना की वैल्यू होती है A√3, जिसकी वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/√3। अब √3 को ऊपर नीचे परिमेयकरण करोगे तो हो जाएगा 6√3/3, तो ये 3 दूनी 6 और कट के हो जाएगा 2√3। तो ये हो गया A की वैल्यू 2√3। तो इसका क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A का क्यूब कर दो,
मतलब 2 के पावर 2√3 का क्यूब कर दो, ये क्या हो जाएगा 24√3। बस सिंपल सा लॉजिक था। कैलकुलेशन करके देख लो, 2√3 2√3 2√3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, आ जाएगा 24√3। ठीक है, थोड़ा वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, 16 में देखो क्वेश्चन कह रहा है 8 15 28 और 51 53। तो फिर अगला क्या हो जाएगा, देखो ये सिंपल है ना कि 8 15 28 53 अगला। तो यहाँ पे 8 दूनी क्या होता है 16, 16 में से एक घटा लो 15 हो जाएगा। 15 इंटू 2 क्या होता है 30, 30 में से 2 घटा लो 28 हो जाएगा। 28 इंटू 2 क्या होता है 56, 56 में से 3 घटा लो 53। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर, एक घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, इस बार 2 से मल्टीप्लाई करो 53 को और 4 घटा लो। 104 में से 4 घटा लो 102 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 102 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। करेक्ट 100 डी हो जाएगा। ठीक है, अब 17 नंबर देखो क्या कह रहे हैं, ए सी जी। तो ए सी जी का उल्टा हो गया जेड एक्स भी टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए सी जी ई जी, ए में अगर हम कितना जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ए एक नंबर पे होता है, इसमें 26 जोड़ दो तो ये 27 नंबर पे, और 27 नंबर पे क्या होता है 27, मतलब कितना, किस डिजिट को जोड़ेंगे तो वैल्यू 27 होगा, तो 26 को जोड़ेंगे तो 27 होगा। क्योंकि देखो अपोजिट होने का यही रूल है, जैसे ए जेड का उल्टा होता है, तो जेड का उल्टा होने का मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 27 आनी चाहिए, तब जाके ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जेड को जोड़ा तब जाके ये 27 बना। सी 3 नंबर पे है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, इसमें 24 जोड़ो तो 24 नंबर पे क्या आता है एक्स आता है। ई अगर 5 नंबर पे है तो 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 22 नंबर पे भी होता है। ठीक है, जी कितने नंबर पे है आपका 7 नंबर पे, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 27, और 20 नंबर पे टी होता है। उसी प्रकार आपको करना है आई के एम ओ। आई 9 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे होता है, एम कितना नंबर पे होता है 13 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। तो आई में कितना जोड़ेंगे ना कि 27 हो जाएगा, ये बताओ मेरे को। बोलो कि 18 सर जोड़ दो। ठीक है, तो 18 नंबर पे क्या होता है तो आर होता है। कहोगे फिर 11 में कितना जोड़ेंगे सर, कहोगे 16 जोड़ दो, 16 में तो 27 आ जाएगा, 16 नंबर पे पी होता है। 13 में कहोगे 14 जोड़ दो 27 हो जाएगा, 14 नंबर पे एन होता है। 15 में 12 जोड़ेंगे और 12 तो 27 होगा, और 12 नंबर पे एल होता है। आरपीएनएल ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्लियर है। देखो जिस प्रकार पैर का संबंध आदमी के साथ है, वैसे खुर का, लेग का मैन के साथ, तो हुफ का, तो हुफ तो जानवरों का होता है, खास करके वो जो काला काला दिखता है ना पैर के नीचे, हार्ड टाइप का, तो वो घोड़ा का भी होता है, भैंस का भी होता है, गाय का भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ घोड़ा का ही होता है, क्योंकि जूता कुत्ता टांग तो नहीं होगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर घोड़े का खुर होता है, हुफ होता है। अब कह रहा है 436 की वैल्यू अगर 3 कर दिया, 783 की वैल्यू 8 कर दिया, 654 की वैल्यू 5 कर दिया, तो 896 की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि देखो 436 में 3 को 3 बीच वाले को लिख दिया, इसमें बीच वाले को लिख दिया, इसमें भी बीच वाले को, तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, बीच वाला 9 होना चाहिए था ऑप्शन में, नहीं भैया वो चीज़ आपसे नहीं कह रहा। ठीक है, आपसे कह रहा ना कि चलो इन सबको जोड़ो, 6 4 10 3 13, 13 में से अब 10 घटा लोगे तो 3 आएगा। फिर सेकंड वालों को जोड़ो, 7 3 10 और 18, 18 में से 10 घटा लोगे तो 8 आ जाएगा। वैसे ही 6 4 10 और 5 15 में से अगर 10 घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरीके से क्या करोगे 8 8 16 17, 17 6 कितना होता है 24, सॉरी 23, 23 में से 10 घटा लो, जो वैल्यू आ जाएगा 13, वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सबको जोड़ दो डिजिट को और उसमें से 10 10 घटाते जाओ ये। और कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि सवाल ही गलत है, भाई रिपोर्ट मत करो, खामा का हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम लोग अपनी तरफ से 3 बार 4 बार चेक करके क्वेश्चंस डाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल का मतलब समझते हो, 2 जोड़े हैं प्रेमी, एक लड़का एक लड़की और एक और लड़का एक लड़की। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, 2 युगल का मतलब एक लड़का है और उसकी एक वाइफ है, एक और लड़का है और इसकी एक वाइफ है, 2 कपल्स हैं जिनमें प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, मतलब इन दोनों के 2 बच्चे हैं। ठीक है, इसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, और कह रहे हैं बी और डी भाई हैं और प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब इसमें से एक बी है और इसमें से एक डी है, ये दोनों भाई हैं और प्रत्येक के 2 बच्चे, वही चीज़ है। ई जो है ना ए की आंटी है, ई जो है ए की आंटी है जो सी का कजन भाई है। ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि ई कौन है, ए कौन है, सी कौन है, समझ में नहीं आ रहा। आगे देखो कह रहा है सी जो है ना एच की बहन है, सी जो है वो एच की बहन है, बढ़िया है, लेकिन जो जी का कजन भाई है।
अब जी कौन है नहीं पता। ठीक है, अब आगे कह रहा है एफ जो है बी की पत्नी है। अब बी की पत्नी यहाँ पे एफ डाल दो। कह रहा है एच एफ से, अब देखो क्या संबंध है। तो पहले ई जो है ए की आंटी थी, मतलब ई भी किसी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है, ई है। अब बनेगा सवाल, देखो ई जो है ना ए की आंटी है, तो ऑब्वियसली ये आंटी होगी, तो इसके भाई का मतलब देवर का बेटा, तो ए इसका बेटा हो जाएगा बी और एफ का। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर होने लगा सब कुछ। और फिर कह रहे हैं ना कि चलो ठीक है, जो सी का कजन है, तो मतलब सी का कजन है, तो ये सी डी और ई का बच्चा हो गया। सी एच की बहन है, तो सी एच की बहन हो गई। तो कह रहा है एच का एफ से क्या संबंध है, तो एफ से क्या हो जाएगा भाई, इसका भतीजी हो गई ना ये। ठीक है, भतीजा भतीजी हो गई जो भी है। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे, ए में है, ऑप्शन नंबर। ये भाई है क्योंकि एच की बहन है ना, एच बहन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। काफी खिचड़ी किया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, इसमें आंसर आपको सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 18 90 5, तो 18 इंटू 5 कितना होता है, 90 हो जाएगा। 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है बताओ दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग व्हाइट होता है, तो व्हाइट को क्या कहा गया, व्हाइट को लाल कहा गया, तो लाल हो जाएगा। फिर कह रहा है क्रिकेटर और खिलाड़ी इंसान, तो जितने भी खिलाड़ी और जितने भी क्रिकेटर हैं वो इंसान है, तो पहले तो एक इंसान को लाओ। लेकिन जितने भी क्रिकेटर हैं वो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी के अंदर क्रिकेटर को डाल दो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 24 नंबर देखो, चिराग का जन्मदिन गुरुवार 1 जून को हुआ। ठीक है, 1 जून को हुआ, जून 1 को हुआ। फिर रियांश का जन्मदिन 3 दिसंबर को हुआ, दिसंबर 3 को हुआ। तो उसी वर्ष रियान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। पहली बात तो जून 30 डेज का होता है, 1 जून को छोड़ दे तो 29 दिन और बचा जून का। जुलाई 31 दिन का होता है, टोटल डेज काउंट करना होगा। अगस्त आपका 30 दिन का, सितंबर 31, अक्टूबर 30 डेज, नवंबर 31 और दिसंबर में ये 3 डेज। इन सब को जोड़ दो, 9 1 10 11 12 3 15 का 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 5 3 15 2 17 और 1 18, 185 डेज। आप टोटल डेज को ना एक सप्ताह में 7 दिन होते तो 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 7 6 42, तो अब रिमाइंडर बच गया 3 डेज। अब जो शेष बचेगा ना वही जोड़ दो जो डेज दे रखा है गुरुवार में। गुरुवार में 3 दिन जोड़ दोगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मतलब संडे को उसका जन्मदिन था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले बीच में जितना डेज आया उन सबको काउंट करो, उनको एक सप्ताह में 7 दिन होता है इसलिए 7 से डिवाइड करो। जो शेष आएगा दिए हुए डेट में या फिर दिए हुए दिन में, उस दिन को जोड़ दो 3 दिन, तो 3 दिन बाद वही डेज हो जाएगा। कह रहा है एक घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। यदि मिनट का सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 3:30 कब होता है, 3 यहाँ पे होता है, 30 यहाँ पे होता है, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा तो 3:30 होगा घड़ी में। ये चीज समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, 3:30 का मतलब यही हो गया। तो जब इधर है और कह रहे हैं ना कि मिनट का सुई यहाँ पे है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ये हमको ना यहाँ से 135 डिग्री पीछे जाएंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा। तो घंटे की सुई जब यहाँ पे है तो एक्चुअल 135 डिग्री जाओगे तो यहाँ पे पहुंचोगे आप। ठीक है, 1 से 135 जाओगे तो यहाँ पे, और ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया ये। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं इसमें अगला सीरीज बताओ। ये के बाद अगला सीरीज क्या हो जाएगा। देखो पहली बात ना, इसमें देखो ये जो ब्रैकेट है अंदर की तरफ है, ये दोनों बाहर की तरफ है, ये दोनों अंदर और ये दोनों बाहर और ये दोनों अंदर। इस बार ब्रैकेट बाहर की तरफ होना चाहिए, या तो 2 और या फिर 4 में हो सकता है। ठीक है, अब देखो एरो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, फिर 2 बार नीचे की तरफ है, तो फिर 2 बार ऊपर की तरफ होना चाहिए ना। तो एरो ऊपर की तरफ किस में है, 2 में है, 4 में नीचे की तरफ है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 27 नंबर है। देखो पहले एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर देखो एक बार ऊपर ऐड किया गया, तो इस बार नीचे की साइड में ये वाला ऐड करेंगे। तो नीचे की साइड में देखो 4 में तो नहीं होगा। ठीक है, आपका 3 में हो सकता है और 2 में नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। अब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो 1 को आंसर करे कि 3 को आंसर करे। देखो इधर देखो 1 2 3 4 एक साथ थे, फिर देखो पीछे से एक, मतलब जाते जा रहा है, इस जो एक लाइन थी स्ट्रेट लाइन, इसके पीछे जा रहा है एक एक करके।
फिर देखो इसके पीछे 2 लोग आ गए, इसके पीछे 3 लोग आ गए, इसमें चारों के चारों पीछे आ गए। अगली बार यही लाइन खुद जाके पीछे चला जाएगा। तो ये किस में पीछे गया है, 3 में नहीं गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 में गया, एक जो है 1 के अंदर है। क्लियर है। आगे देखो 28 नंबर क्या है ना, पहले सर्कल ऊपर था, सर्कल जस्ट नीचे आया। फिर देखो पहले 1 पोजीशन नीचे आया ना, अब इस बार 2 पोजीशन नीचे आ गया। मतलब देखो ऊपर से 1 घर नीचे आया और यहाँ आने के बाद 1 2 डायरेक्टली 2 घर नीचे आ गया। ठीक है। और 2 घर नीचे आने के बाद फिर 1 घर ऊपर गया, अब ऊपर जा रहा है, और फिर ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली 1 2 जाके 2 घर ऊपर जंप कर दिया। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो अब पहले तो 1 ही घर आएगा, तो मतलब यहाँ पे सर्कल होना चाहिए, और यहाँ पे सर्कल सिर्फ 1 के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर देखो, पहले से 2 लोग थे इसके अंदर, फिर 2 लोग को ऐड किया गया, मतलब ये साइड मान लो 2 हैं, और अगली बार देखो कितनी साइड्स को ऐड किया गया, मेरे को ये बताओ। ये L था, फिर एक और L बढ़ा, इसमें इस बार ना पहले 2 साइड बढ़े हैं, इस बार देखो इसके 2 इसमें और 1 इसमें, 3 साइड बढ़े। ठीक है। 3 साइड बढ़ने के बाद देखो कितना साइड बढ़ा इसका, 1 और 2। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से 2 साइड बढ़े इनके, और इसमें कितना बढ़ा भाई, 1 2 3। इस बार फिर से 3 साइड बढ़े, तो अगली बार 2 साइड बढ़ेगा ना। तो अगली बार कुछ ऐसा फोटो निकालो जिसमें ये एग्जैक्टली हो और इसके बगल में सिर्फ ऐसे हो। ठीक है। तभी तो 2 साइड बढ़ेगा, जो कि बी के अंदर है। तो करेक्ट आंसर बी ही होना चाहिए। सही है। 30 और लास्ट क्वेश्चन देखो, पहले बार देखो यहाँ पे था, घड़ी के डायरेक्शन में 1 पोजीशन आगे गया, फिर घड़ी के पोजीशन में 1 पोजीशन तो आगे गया, बट ये वाला पार्ट तो यहाँ आया। ठीक है। यहाँ पे आ गया, बट 1 पोजीशन और आगे पेंट कर लिया। फिर अगली बार देखो, पहले क्या कर रहा है, मैं समझा रहा हूँ इसको। पहले सिर्फ 1 बार आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद एक और नया पैटर्न जुड़ जा रहा है आगे की तरफ। फिर देखो 1 बार सिर्फ आगे बढ़ा, मतलब ये वाला पार्ट जो था ना, यहाँ आ गया और यहाँ ब्लैंक करके इस तरीके से बना। और अगली बार ना ये दोनों तो रहेंगे, ये वाला पार्ट यहीं रह जाएगा और इसके पहले वाला यहाँ आ जाएगा, और एक और नया ऐड करेंगे। ठीक है। तो नया ऐड किया तो कुल मिला के ये बना, और अगली बार में नया ऐड नहीं होगा, बस ये वाला पॉइंट यहाँ का हट के यहाँ फिल हो जाएगा और यहाँ ब्लैंक का ब्लैंक रह जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे बन रहा है, तो 3 के अंदर बन रहा है। तो सी इसका सही आंसर है। ठीक है। तो गाइज कमेंट करके बताओ आपके कितने स्कोर हुए, एंड इसके अंदर फिर से बता दूँ, आप स्पेस वॉरियर बैच को ज्वाइन करो एंड प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो, जहाँ से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह, पेड PDF सब कुछ इस बैच के अंदर है। अलग से एक बुक भी आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं। हम इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारे PDF प्रोवाइड कर देंगे कि आप उसी में अलबला जाओगे करते करते, किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी इंग्लिश की भी पैचेज है, इंग्लिश में भी हम काफ़ी PDF प्रोवाइड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सअप करके पूछो, ऐप से रिलेटेड पेमेंट कैसे करना है, बैच कैसे ज्वाइन करना है। बाकी प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन उतना जल्दी होगा।